नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाल विकास की इस निरंतर श्रृंखला में आज करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तब तक आप पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ऑप्शन आपके सामने हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों के गुणों में संचरण होता है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है। तीसरा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग शोधन है। चौथा है माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषणों या विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। इसमें सही नहीं है की बात की गई है, इसमें बात की गई है नहीं है, इसमें बात की गई है नहीं है। तो नहीं है कौन सा है, मतलब क्या होना चाहिए इसका? नहीं है मतलब क्या होना चाहिए इसका? तो बताइए, नहीं है मतलब क्या है, क्या नहीं है, कौन सा वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए? चलिए आंसर, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। चलिए मैं समझ आता हूँ आपको। देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले इन्होंने पूछा है जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण, ये तो सही है, क्योंकि वंशानुक्रम में जब बच्चे में क्या होता है, माता और पिता दोनों की तरफ से, मातृपक्ष और पितृपक्ष से कुछ गुण आते हैं। कुछ गुण माता की पक्ष से आते हैं, कुछ गुण पिता की पक्ष से। माता की पक्ष मतलब आपके मामा जी, आपके नाना जी, है ना, इस प्रकार से वहाँ से गुण आते हैं। और आपके पिताजी की पक्ष से आपके पिताजी के गुण भी आ सकते हैं, चाचा जी के गुण भी आ सकते हैं, आपके दादाजी के गुण भी आ सकते हैं। इस प्रकार से पीढ़ियों से हस्तांतरित होते हैं, तो इसे सही है पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है उसका उसी टाइप से विकास भी होता है ना। तभी तो कहते हैं ना, बच्चों को अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में रखना चाहिए। तो ये वाला भी सही है सब। अब देखते हैं तीसरा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। शोधन है, ये तो बिल्कुल अलग ही टाइप का। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता को शोधन थोड़ी है उसमें, ये तो जमा नहीं क्वेश्चन है ना, इसलिए शोधन थोड़ी होता है, इसलिए यही वाला इसका आंसर। तीसरे वाले, ये पहले वाले का हो जाएगा तीसरा आंसर सही। चौथी वाले की बात कर लेते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये चौथा वाला भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा था इसमें? ये तीसरा वाला। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है? तीसरा वाला, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, पहले का आंसर आपका तीसरा वाला, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम है, यहाँ पे देखिए नियम के नाम पूछ रहा है। साहचर्य नियम के और भी नाम हैं, वो किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, साहचर्य का नियम क्या कहलाता है? समानता का नियम बिल्कुल कहलाता है, वैषम्य का नियम भी कहलाता है, और सामीप्यता का सिद्धांत भी कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपके आंसर आ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि सारे नाम साहचर्य के नियम हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर नंबर फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाइयों बहनों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? बताइए। अभिप्रेरण, समायोजन, चिंतन, सीखना, क्या है बताइए। जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है सीखना, तो वो सही है, क्योंकि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। देखिए मैं आपको एक एक से बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरण की। अभिप्रेरण क्या होता है? जब व्यक्ति स्वयं में प्रेरित हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे आप स्वयं में प्रेरित हैं पढ़ने के लिए, तो क्या है ये? अभिप्रेरणा है, स्वयं की प्रेरणा है। आपका लक्ष्य है सामने, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अगर लक्ष्य नहीं होता, स्वयं की प्रेरणा नहीं होती, तो आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है ना, तो ये अभिप्रेरणा हो गई। दूसरी चीज़ है समायोजन।
समायोजन की बात कर लेते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन का अर्थ है कि अपने ज्ञान में कुछ नई चीज़ को ऐड कर लेना समायोजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, आप किसी शादी में गए। अब शादी में जाने पर आपने देखा कि वहाँ पे आपको टेबल कुर्सियाँ डली हुई थी, टेबल डली हुई थी और बगल में कुर्सियाँ चेयर लगी हुई थी। तो आपको क्या है, इस टेबल पर आपको भोजन कराया गया, इस कुर्सी पर बैठकर की सुविधा दी गई बैठने की, कि बैठकर आप भोजन करिए टेबल कुर्सी पर, ठीक है ना। अब अचानक की बात है, किसी और दूसरी शादी फंक्शन में गए तो वहाँ पर टेबल कुर्सी नहीं थी। वहाँ पर बहुत से लोग खड़े खड़े ही खाना खा रहे थे, अपने हाथ से ही सर्व कर रहे थे। तो आपने देखा कि पहली शादी में तो मैं गया था तो वहाँ पर टेबल कुर्सी पर खाना मिला था, और जब मैं इस शादी में आया हूँ तो यहाँ पर तो मुझे खुद ही अपने भोजन को लेना पड़ रहा है, खुद ही खड़े होकर खाना पड़ रहा है ना। तो आपने देखा कि यार शादियों में ये दोनों ही सिस्टम चलते हैं। तो आपने क्या कर लिया, अपने ज्ञान में समायोजन कर लिया कि अगर ऐसा सिस्टम हो तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और टेबल कुर्सी वाला हो तो हम बैठकर खा सकते हैं, और नहीं हो तो हम खड़े खड़े भी खाना को खा सकते हैं। ये सिस्टम भी शादियों में चलता है। तो आपकी ये ज्ञान में शामिल हो गया कि हाँ, दोनों ही टाइप की शादियाँ होती हैं, दोनों ही टाइप की शादियों में भोजन व्यवस्था होती है। तो ये आपने समायोजन कर लिया। अब देखते हैं चिंतन। चिंतन क्या होता है? जब आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अपने दिमाग को चारों दिशाओं में फैलाएंगे, दौड़ाएंगे। तो इसे कहेंगे चिंतन। चिंतन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है मूर्त चिंतन और एक होता है अमूर्त चिंतन, ठीक है ना। एक मूर्त होता है और एक होता है अमूर्त चिंतन, ठीक। अब आपको बता दूं, अब चिंतन आप समझ में आ गया होगा आपको कि चिंतन क्या है। जब समस्या में व्यक्ति कोई पड़ता है तो वो सोचता है, समस्या के निकलने के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए वह अनेक अनेक दिशाओं में, अनेक अनेक टाइप से, अनेक अनेक प्रकार से सोचता है। तो उसे हम कहते हैं भाई बहनों चिंतन। अब देखते हैं सीखना। सीखने के लिए मैंने बता ही दिया, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि एक एक बच्चा है, एक बच्चे को पता है कि उसे एक दीपक जल रहा था, दीपक को उसने उसकी लौ को छू लिया तो वो जल गया, हाथ उसका जल गया। तो अगली बार क्या करेगा, वो उस लौ को देखकर दूर भागेगा, छुएगा नहीं उसे। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव हो गया, और अनुभव हो गया तो उसने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। तो ये होता है अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। जैसे एक बात और देख लेते हैं कि कभी बच्चे ने चोरी कर ली किसी चीज़ की, छोटी मोटी चीज़, पेंसिल चुरा ली किसी की या कुछ भी। तो उसे क्या हुआ, उसे डांट दिया, उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई ने, किसी ने भी डांट दिया। तो अगली बार से वो क्या है, उसके दिमाग में क्या अनुभव हो गया उसे कि यार ये इस प्रकार से जो प्रक्रिया की या चोरी की तो ये चीज़ क्या है, गलत है। उसे अनुभव हो गया, अब आगे से वो चीज़ नहीं करेगा, तो उसने सीख लिया। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, सीखना, ठीक है। अगला भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो अपने आप तक ही सीमित रहता है, अपने आप को ही प्रेम करता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये समझता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे ही ऐसी चीज़ मिलना चाहिए, मैं ही इसका उत्तराधिकारी हूँ, ऐसा सोचने वाला। बताइए क्या होना चाहिए इसका? देखिए, मनोविज्ञान में हमेशा भाइयों बहनों मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इसमें मिलते जुलते क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन पर आप आंसर लगाएंगे, गलत हो जाएगा, फिर आप सोचते हो भाई मैं सही आंसर लगा के आया था, गलत क्यों हो गया। मनोविज्ञान हमेशा ठोस आंसर को ही प्रेफरेंस देता है, ठोस आंसर को ही मान्यता प्रदान करता है। इसलिए भाई बहनों, जो सबसे ज़्यादा मजबूत आंसर हो, जिसमें सभी आंसर समाहित होने की चांसेस हो, ऐसा आंसर आपको चॉइस करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। देखिए चौथे का आपका, देखिए इसे कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आंसर आ गया होगा। इसे कहते हैं नार्सिस्म। नार्सिस्म कहते हैं इसको, अपने आप या अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिस्म कहते हैं। अब देख लेते हैं आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित का अर्थ होता तो आपका, आप कहोगे सब आत्मकेंद्रित में भी नाश नहीं। देखिए आत्मकेंद्रित क्या होता है बच्चा,
केवल अपने में खोया रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है इसका ये, लेकिन मैंने क्या कहा, ठोस आंसर सही होना चाहिए जिसमें सारी की सारी चीज़ें समाहित हों। अच्छा, अहंकारी देख लेती है। अहंकारी तो वही होता है, घमंड करना, अपने आप पे अहंकार करना, वो चीज़ अलग हो जाती है, वो नार्सिसिज्म नहीं कहलाएगा। अच्छा, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म होता है किसी को वशीभूत कर लेना, किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, किसी को अपने सम्मोहित कर लेना। तो ये सब चीज़ें तो अलग ही चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, इसलिए इसका आंसर नार्सिसिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड कर लिया होगा। चलिए भाई बहनों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य उस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ये क्या चीज़ है? देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको आसानी से आ भी गया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सा आंसर है। बताइए आंसर 5 का जी, आपने बताया वातावरण। ये वातावरण बिल्कुल सही बात है। मॉर्स और बिगो का विचार था। एक मॉर्स नाम के विज्ञान, मॉर्स, और एक थे बिगो, मॉर्स बिगो। ठीक है, ये मॉर्स बिगो ने विचार दिया था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है, अंतःक्रिया का परिणाम है, अंतःक्रिया का रिजल्ट है। तो जहाँ एक और वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, तो वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए आपका वातावरण यहाँ पर सही होगा भाइयों बहनों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे आंसर्स। अगला क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। अब बताइए क्या कहा जाता है पूरे आवृत्ति। देखो, ये तो बहुत ही इजी है, इनमें आपकी व्याख्या की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें आपको आ रहे होंगे आंसर। देखिए, सिंपल सा आंसर है, ये होता है दूसरा, केंद्रीय माप का प्रकार। आपने सारणी बनाकर देखी होगी, सारणी आपने डीएड बीएड किया, सारणी जरूर बनाई होगी, दंड आलेख जरूर बनाए होंगे, वही आंसर है आपके 2 4 6 5, इस प्रकार बीच का मान ले लेते हैं, इस प्रकार से चलता है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए नहीं वाले क्वेश्चनों को विशेष ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्या है, धोखे से अपन नहीं छोड़ गए तो वो आंसर पूरा गलत ही होकर जाता है निश्चित तौर पर। ठीक है ना। तो सातवां बताइए, सातवें का आंसर क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जिन भाई बहनों का दूसरा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेत, देखिए मान लीजिए आप अपना उदाहरण लीजिए कि आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होते तो आप पढ़ते नहीं, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होते तो आप सुबह उठकर पढ़ते नहीं, आप इतनी मेहनत नहीं करते, आप कॉपी किताबों को उठाना तो दूर, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप आत्म प्रेरित ही नहीं थे। तो आत्म प्रेरित व्यक्ति क्या करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करता है। क्या है, आपको यदि वही रटा रटाया सब पढ़ाया जाए तो आप क्या करेंगे, अरे यार ये तो मेरा रटा हुआ है, ऐसे तो मन नहीं लगेगा आपका, है ना। आप क्या चाहोगे, कुछ नया हो, कुछ खास हो, कुछ ऐसा हो जो डेयरिंग हो, है ना। तो आप क्या करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आंतरिक रूप से क्या हैं, अभिप्रेरित हैं। इसलिए ये वाला तो आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, हमेशा सफल होते हैं, ये गलत हो जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले हमेशा ही सफल हों, या फिर जो सिंपल कार्य करते हैं वो सफल नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं है, सफल तो कोई भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर दूसरा वाला बन जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरित बच्चे, जैसे आप अभिप्रेरित हो तो आप पढ़ते समय अपने आप को आनंदित ऊर्जावान महसूस करोगे, आप एकाग्र होकर पढ़ोगे, आप समझोगे उस चीज़ को। तो थर्ड वाला आंसर ऑप्शन भी आपको फिट बैठता है, सही है। अगला चौथा कोई ऑप्शन है, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जोश एकदम उनका टॉप लेवल पर होता है, तो एकदम टॉप लेवल पर होता है, इसलिए ये वाला भी सही है। तो इसका आंसर नहीं है के अनुसार आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, बालक
ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये किसका कथन है, किसने दिया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बताइए आंसर जी। इसका आंसर आना चाहिए रूसो, इसका आंसर होगा रूसो, ठीक है ना। ये रूसो ये आपके फिलोसोफर थे, जितने भी नाम दिए प्लेटो, रूसो, अरस्तु, रॉश, ये सभी ज़्यादातर ये तीनों के तीनों क्या हैं, फिलोसोफर हैं, ठीक है, फिलोसोफर, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका स्थान है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? आप सभी जानते हो, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के अनुसार क्या है, आधुनिक शिक्षा के अनुसार बालक जो होता है वो शिक्षा का मुख्य स्थान या मुख्य केंद्र माना जाता है। अध्यापक, अभिभावक और प्रशासक नहीं, ये तो सुविधा प्रदान करता है, बल्कि मेन क्या है, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान बालक का ही होता है। बालक नहीं हो तो सारी सुविधाएं रखी रह जाएंगी ये तो। अगला क्वेश्चन भाई बहनों आपकी स्क्रीन पर, सामान्य से विशेष तर्क की परिभाषा कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष तर्क, देखिए आपको बता दूं, आगमन, निगमन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों तो होंगी ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। इनमें से कोई भी नहीं, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब 50-50 पे आंसर आ गया भाई, आपका मामला 50-50 पे अटक गया। अब आंसर बताइए। जिनका आंसर आ गया है वो बहुत ही जीनियस हैं, जिनका आंसर नहीं आया है आपको थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो देखिए 10वें नंबर का आंसर जिनका आ रहा है दूसरा, ये वाला सही हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाइयों बहनों। जो निगमन विधि है, निगमन विधि में तर्क करते हुए सामान्य से हम विशेष की ओर जाते हैं, या फिर विषय से उदाहरण की, नियम से उदाहरण की ओर। निगमनात्मक विधि में सबसे पहले नियम बता देंगे उसे। जैसे आपने देखा होगा मैथ में अपन पहले क्या बताते हैं बच्चों को, सूत्र बता देते हैं, उसके सिंटेक्स या फॉर्मूला बता देते हैं, फिर वो आसानी से वो बच्चा करने लगता है उस चीज़ को, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? तो निगमनात्मक विधि ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें नियम से उदाहरण की ओर चले जाता है और नई समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी? निगमनात्मक विधि। और आगमनात्मक विधि क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है मेरे भाइयों बहनों। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। आगे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। आप जिन भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर लो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं हैं, कभी आपसे एक पैसा भी नहीं मांगा जाएगा और ना ही आपसे सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज लिया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें और आप हमारे सभी परिवार का हिस्सा बनकर हम सभी एक साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है इसकी? आपको बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके अनुसार जी। बताइए आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जिनका दूसरा नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, धार्मिकता। देखिए बाल अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, विशेषता क्या है भाई? तो धार्मिकता तो होगा नहीं, कट गया। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक बाल अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, बाल अवस्था शिशु की नहीं, तो अनुकरणात्मक प्रवृत्ति भी नहीं आएगी। आत्मनिर्भरता या घर पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता, ये दूसरों पर निर्भर तो होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। मैंने क्या बताया था, मनोविज्ञान में वो आंसर सबसे ज़्यादा सॉलिड माने जाते हैं जिनका, जो कि सभी गुण उसमें समाहित तो हों ज़्यादातर। तो इसमें सामूहिकता की भावना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूं। बाल अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 6 से 12 साल तक मानी गई है बाल अवस्था, ठीक है ना। बाल अवस्था को जीवन का एक अनोखा काल भी कहा गया है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बाल अवस्था, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, तो वो होती है अवस्था बाल्यावस्था, ठीक है ना, बाल्यावस्था कहते हैं। अच्छा, सामूहिकता की भावना इस अवस्था में बहुत होती है, बहुत प्रमुख होती है, ठीक ना। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक क्या होता है, सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा होगा 6 से 12 साल की लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियों का अलग ग्रुप बना लेती हैं, अपनी लड़कियों के साथ खेलना, अपनी सहेलियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, और लड़के अपनी ग्रुप बनाकर अलग लड़कों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं।
इसलिए इस आयु को हम गेइंग एज भी कहते हैं। और इसी को बाल अवस्था की एज कितनी है, 6 to 12, ठीक है ना। तो इसको हम बाल अवस्था को ही सामूहिकता की अवस्था गेइंग एज भी कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा दूसरा वाला इसका सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोर अवस्था की बात हो रही है, बड़े तनाव दबाव तूफान की अवस्था कहा है। किस अवस्था को, किशोर अवस्था को। जरा सा कुछ कह दो गुस्सा हो जाएंगे, जरा सा कुछ मिल जाए बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे स्टेनली हॉल ने आपकी परिभाषा पढ़ी होगी, ये सब परिभाषा दी थी कि अच्छा किशोर अवस्था के संभोगों की तीव्रता किस प्रकार होती है, ये बताना है। आंसर बताइए। ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम आपको काफ़ी मिल गया। बताइए 12 का आंसर जी। जिनका आंसर 12 नंबर का जिनका आंसर आ रहा है 4 बिल्कुल सही है। उपरोक्त में सभी, अब उपरोक्त में सभी है तो भाई इसका क्या है, उपरोक्त में सभी क्या है। देखिए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध क्यों हो जाते हैं, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध मैंने बताया है ना अभी अभी थोड़ी देर पहले। क्या हो जाता है, ये बहुत ही सेंसिटिव एज है। यदि उनके अनुसार कुछ काम ना किया जाए या उनके अनुसार इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होते हैं तो परिवार में भी वो अपने मम्मी पापा बड़े बुजुर्गों को अपने प्रतिकूल समझने लगते हैं। तो ये वाला तो इसके अनुसार सही हो जाएगा। व्यवसाय की समस्या, अब किशोर अवस्था के बालक अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित होने लगते हैं। लड़कियां अपनी शादियों को लेकर, मैरिज को लेकर, अपने आप को सेटल करने को लेकर चिंतित होती हैं। तो वहीं लड़के अपने बिजनेस व्यवसाय और अपने भावी भविष्य जीवन के लिए भी चिंतित होने लगते हैं। तो ये वाली समस्या भी आम हो जाती है। अगला है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना साहब उस समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो एकदम नए रूप में, नई परिस्थितियों में और एकदम नए क्लेवर में आने की कोशिश करते हैं, और जो कि काफ़ी सारा उन्हें कठिनाईपूर्ण या तनाव या दबावपूर्ण समय लगता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आयु वाले बच्चों की श्रेणी में रखेंगे। भाई इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक, आईक्यू वाले बालक प्रतिभाशाली श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ जी जी बिल्कुल। बालक की मानसिक योग्यता का विकास की गति इसी से नापी जाती है भाई, कितनी क्या है। चलिए क्वेश्चन है अगला, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसने दिया था, उपरोक्त कथन किसका है, 14 का आंसर जी मेरे भाइयों बहनों, जिनका आंसर आ रहा है क्रो एंड क्रो, ये बिल्कुल सही है। ये परिभाषा बिल्कुल क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुत ही ईजी है, आंसर आपका आ गया होगा मेरे भाइयों बहनों। इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, जिनका आ रहा है थॉर्नडाइक, आंसर बिल्कुल सही है। कोहलर ने क्या किया था, सूज का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने क्या दिया था, कुत्ते पर दिया था, कौन सा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, समझ में आ रहा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के पठार के निवारण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। 16 का आंसर बताइए। जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है तीसरा, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। आपने लिखा होगा शिक्षा में कहीं पर भी दंडित शब्द नहीं दिया गया, इसलिए दंडित जहाँ भी आ जाए, पनिशमेंट की जहाँ पर बात हो वहाँ वो नेगेटिविटी, यानी आंसरों में नेगेटिविटी जहाँ आ जाए वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए, पठार निवारण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित तो करेंगे तभी तो वो सीखेगा। बच्चे को पहले ऑप्शन के अनुसार क्या है, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रोत्साहित करेंगे तो पठार बनेगा ही नहीं, बच्चा सीखेगा, है ना। बच्चा निरंतर प्रगति करता हुआ चलेगा। ठीक है, और सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना, जब सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे तो भी बच्चा सीखेगा, है ना। उसके कारणों का अध्ययन करना, यदि बच्चा नहीं सीख रहा तो उसके कारणों का पता लगाना, क्यों नहीं सीख रहा, लेकिन उसे डांटेंगे नहीं। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर 16 का थर्ड वो वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कौन सा वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं मेरे भाइयों बहनों, 17 का आंसर, कौन सा वक्र कहते हैं जी।
उसको हम कहते हैं कौन सा, उसको कहते हैं उन्नतोदर। क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? बताइए आंसर 18 का। दो व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता का होना। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? जी। जिनका आंसर आ रहा है अपना दूसरा वाला वो सही है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा मतलब इस बात से है कि दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यताओं के संवेगात्मक दशाओं से समान और एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, दो व्यक्ति ना तो शारीरिक रूप से एक से होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज तो होगा उसमें, चाहे माइनर ही चेंज क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल माइनर ही चेंज क्यों ना हो, आपको देखने से पता नहीं चल रहा हो, लेकिन फिर भी अलग ही होंगे। दूसरी मानसिक स्तर से भी अलग होंगे, मानसिक योग्यता भी अलग होगी, उनकी मानसिक इंटेलिजेंस जो IQ होती है ना वो भी अलग होगा, उनका सोचने के तरीके भी अलग हो सकते हैं उनके, है ना। ये सारी चीज़ें अलग होंगी। संवेगात्मक इमोशनली तौर पर भी अलग हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर सही होगा भाई बहनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए आंसर। मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य बताइए। 19 का जिनका आ रहा है तीसरा यानी दोनों, तो बिल्कुल सही है। मानसिक विज्ञान का उद्देश्य, इसका मीन्स ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक रोगों को दूर करने और इन रोगों को रोकथाम करने और कुसमायोजन का निवारण करने के उपाय बताता है। इसलिए दोनों ही ये सही आंसर हो जाएंगे, अर्थात आंसर नंबर तीसरे पे टिक कर दीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। अगला दो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं जो दिए गए हैं। उपरोक्त में माध्यिका क्या होगी? 20 का क्वेश्चन, माध्यिका क्या होगी? जी बताइए इसकी माध्यिका। बता दीजिए जी। जिन भाइयों बहनों का आ रहा है 40, आंसर एकदम सही हो जाएगा। इसका आंसर 40 सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूं। माध्यिका क्या होती है? 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 नंबर, 7 प्लस 1/2 कर दीजिए, कितने हो गए? 8, है ना। 8 यानी 8वां पद, 8वां पद यानी 8/2, 2 2 2 जा 2 2 जार 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो 4 चौथे नंबर पे कौन सा है? आपको समझ में आ रहा ना? चौथा पद कौन सा होना चाहिए? अपन क्रम से लगाएंगे, चौथा पद कौन सा आएगा? 40, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 21 का रुचि का संबंध, 21 का बताइए। 21 का आंसर, जिनका आंसर दूसरा आ रहा है वो सही है, अवधान। रुचि का संबंध अवधान से है। रुचि वह प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति क्या करती है? ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करती है। रुचि से ध्यान अर्थात अवधान से सीधा और गहरा संबंध होता है, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए जी। 22 का आंसर बताइए क्या होना चाहिए? 22 का जिनका आंसर दूसरा आ रहा है वो सही है। देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे अब देखिए सीखे हुए कौशल का विषय या अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को हम कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय या अन्य परिस्थितियों का उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। निम्न में से 3, देखिए होता कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है ये स्थानांतरण। सीखने का स्थान 3 टाइप का होता है। पहला होता है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। अब देखिए मैं आपको बता दूं, धनात्मक क्या होता है?
धनात्मक वह होता है जो एक, जैसे हमने मान लीजिए आज हमने साइकिल चलाना सीख लिया, तो कल हम बाइक चलाना सीखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, आसानी से सीख जाएंगे। तो ये क्या हो गया, धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, जैसे ऋणात्मक में ये है कि ऋणात्मक में एक सीखी हुई वस्तु दूसरी सीखी हुई वस्तु पर क्या करे, निगेटिव प्रभाव डाले। जैसे आपने पता होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ जैसे बनाने का मेथड कुछ अलग ही है और आप उस मेथड से दूसरा काम कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव प्रभाव। अगला शून्य, शून्य का मतलब, शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है ना तो उसमें पॉजिटिव प्रभाव पड़े ना ही नेगेटिव प्रभाव पड़े, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध की प्रक्रिया में पहला सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुबंध की प्रक्रिया में 23 का बताइए। अनुबंध की प्रक्रिया में भाइयों बहनों जिनका आंसर आ रहा है पहला उत्तेजना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा, तो पावलोव का विचार था कि सीखना एक अनुबंधात्मक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पहला सोपान क्या होता है, उत्तेजना। यदि उत्तेजना नहीं होती तो आप कोई काम ही नहीं करती। वह उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी होती है और अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुत्ते को देख उत्तेजना क्यों हो जाती थी, कैसे हो जाती थी, जैसे उसे अपने मालिक के जूतों की खट 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 की आवाज़ आती थी, वो समझ जाता था यार यहाँ भोजन मिलने वाला, तो उत्तेजना उसकी प्रकट हो जाती थी, उसके कोरिलेशन बन गया था उसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जिन क्वेश्चनों पे आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। दोबारा से कोशिश करूंगा कि दोबारा से समझाने की कोशिश कर दूंगा मैं आपके लिए, और भी सिंपल तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने के लिए आंतरिक दशा नहीं है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बताइए आंसर 25 का आंसर बताइए जी। जिनका आंसर आ रहा है पहला यानी उद्दीपन की स्थिति, बिल्कुल सही है, उद्दीपन की स्थिति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, किससे होती है संवेग की उत्पत्ति जी। आंसर बताइए 26 का। जिनका आंसर है दूसरा, मूल प्रवृत्तियाँ, बिल्कुल सही है, मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति। जैसे संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। इसकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। अभी तक 14 मूल प्रवृत्ति, कितनी मूल प्रवृत्तियाँ, क्वेश्चन आ जाता है कितनी मूल प्रवृत्तियाँ पहचानिए, 14 मूल प्रवृत्तियों का हमने पता लगाया जा चुका है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की अभी तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा के लिए अक्षर डैश शब्द भी प्रयोग किया जाता है, कौन सा, संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। 27 का जी। 27 में क्या होना चाहिए, दूसरा यानी आवश्यकता। देखिए लावेल जो थे, लावेल ने विचार दिया था कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है या गतिशील होती है, एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है। यही कारण है कि अक्सर अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है, अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई बहनों आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक कैसा होना चाहिए, को विधि सरल और जटिल होना चाहिए, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण का अवसर देना चाहिए, या फिर उपयुक्त से सभी क्रियाएं करनी चाहिए। बताइए कौन सा 28 का कौन सा हो जाएगा आंसर सही। जी बिल्कुल सही है, चौथा आंसर का सही हो जाएगा, आपको 28 का चौथा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 का क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की है परिभाषा किसने दी, चिंतन की है परिभाषा किसने दी, बताइए 29 का जी। जिनका आंसर दूसरा आ रहा है रॉस महोदय, बिल्कुल सही है 29 का। चिंतन की मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन रॉस का है, ये कथन रॉस का है। आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए डैश ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसका, 30 का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर सभी, इसका आंसर होना चाहिए सभी, ठीक है ना। चौथा आंसर इसका सही होना चाहिए। मेरे भाई बहनों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको ये रोज़ टन 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 करके आपको जगा देगी और आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस पहुंचा देगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो। बाय बाय।